हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेutics में हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हिंदी में हम कहते हैं रोगारूरोधी प्रतिरोधी। तो इसमें क्या होता है, इट अकर व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट चेंज ओवर टाइम। जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं, पैरासाइट होते हैं, समय के साथ चेंज होने लगते हैं और लंबे समय तक ये मेडिसिन का मतलब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता, मेडिसिन का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और जो डिसीज़ है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने लगते हैं ट्रीट करने में। और डिफ़िकल्ट के साथ साथ मतलब और जो रिस्क होता है डिसीज़ का वो भी बढ़ा देते हैं और ये लास्ट में क्या होता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन डिसीज़ हो जाती है और लास्ट में ये डेथ हो जाती है। मतलब इनके ऊपर कोई दवा का असर नहीं होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के ऊपर और ये जो डिसीज़ होती है उसको ट्रीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और लास्ट में अगर ये ट्रीट नहीं होती है डिसीज़ तो लास्ट में डेथ पे भी ये आ जाती है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इट इंडिकेट रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया, वायरस है वो एक नहीं एक से ज़्यादा माइक्रोब से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उसको कहते हैं। एक ड्रग नहीं, एक ड्रग से ज़्यादा भी ड्रग होती हैं, मोर देन वन एंटी माइक्रोबियल एजेंट से ये रेजिस्टेंस हो जाए उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब सेकेंड है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, employed for different terms like extreme drug resistance, extensive drug resistance, extremely drug resistance। अब हम बढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये एक ड्रग से तो नहीं हुए, बहुत सारी ड्रग से ये मतलब अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया है कि मतलब कोई सी भी मेडिसिन दो वो नहीं हटेंगे। जैसे ढीठ हो जाते हैं ना लोग कि कितना भी कोई भी मेडिसिन ला दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी खा लो, लेकिन नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा ही रहेंगे तुम्हारी बॉडी में। इस टाइप के होते हैं ये मल्टी ड्रग वाले। तो जैसे कि ये MRSA हो गया, VRE हो गया, ये इसकी फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल ऑरीज। लास्ट सेकेंड है वेनोमाइसिस रेजिस्टेंस एंटेरिकोकाई। अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। अ पर्सन लिविंग विद और हैविंग अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं तो ये MRSA हो सकता है। ए पर्सन इज़ हैविंग सीरियस इलनेस और कंप्राइजेज इम्यून सिस्टम, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है और उसको सीरियस इलनेस है। अ पर्सन रिसेंटली स्टे इन द हॉस्पिटल, और कोई पर्सन बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में रुक के आया हो। और ए पर्सन इज़ हैविंग यूरिनरी कैथेटर, और किसी को अगर यूरिनरी कैथेटर डला हो तो उसको भी ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। ए पर्सन इज़ यूजिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स, और कोई अगर इंजेक्टेबल ड्रग्स ले रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं इस बीमारी को? हैंड वॉशिंग, हमें लगातार अपने हाथों को धुलना चाहिए साबुन से अगर कोई भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तब। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो देखने आते हैं वो अपने आप को जैसे ग्लव्स पहने, मास्क पहने, गाउन पहने अगर उसके ज़्यादा क्लोज जा रहा है तो। प्राइवेट रूम्स, अगर पेशेंट को कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो वो अलग रूम में रहे जाके, उसको अगर सेपरेट रूम देना चाहिए। डेली क्लीनिंग ऑन द पेशेंट केयर आइटम्स, इक्विपमेंट्स एंड रूम शुड बी क्लीन, और जो पेशेंट का केयर आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको समय समय पे साफ़ रखना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में MRSA के बारे में। अगर किसी को मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल्स ऑरीज इसकी डेफिनेशन है, तो उसकी अगर किसी को MRSA हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए? दूर। एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस टू मैनी एंटीबायोटिक्स, और जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से भी रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उन्हें कितनी भी एंटीबायोटिक्स दो वो सही नहीं होती हैं।
तो MRSA इज़ ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कंटामिनेटेड हैंड्स। जो MRSA है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक दूसरे से फैल जाता है, और अगर किसी के हाथों से भी फैल जाता है। ये अगर कोई बैक्टीरिया अगर हाथों पे प्रेजेंट है तो दूसरे के हाथ में भी वो लग सकता है। टाइप्स क्या होते हैं इसके MRSA के? हॉस्पिटल एसोसिएटेड MRSA और कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA। हॉस्पिटल एसोसिएटेड, इट इज़ एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन लिमिटेड टू मेडिकल फैसिलिटी। जो ये इन्फेक्शन है वो मेडिकल फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स में होता है। और द MRSA इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कंटामिनेटेड हैंड से फैल जाता है, और पुअरली स्टेरिलाइज्ड सैनिटाइजेशन की वजह से, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं कभी कभी वो भी साफ़ नहीं होते अच्छे से, तो उसी की वजह से भी ये फैल सकता है। अब देखते हैं कम्युनिटी एसोसिएटेड के बारे में। इट इज़ एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंड है कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA मेनली स्प्रेड ड्यू टू पुअर हाइजीन लाइक इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग। आपकी अगर आप साफ़ सफाई से नहीं रह रहे हैं तो इसकी वजह से भी MRSA हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को MRSA हो जाए? MRSA कॉज स्किन इन्फेक्शन, इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। एनी कट, स्क्रैच और रब्ड एरिया शुड बी प्रोन टू इन्फेक्शन। और अगर किसी कोई कट गया है या फिर रब हो गई, कोई छिल गया है, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, छिलना जैसा हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। और द इन्फेक्शन प्रोड्यूस swollen एंड पेनफुल बम्प्स ऑन द स्किन। ये इन्फेक्शन क्या होता है कि सूजन क्रिएट करता है और दर्द भी होता है इसमें, और पेनफुल बम्प्स मतलब छाले टाइप में निकलने लगते हैं स्किन में हमारे। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? द हैंड शुड बी मेड वेट एंड क्लीन रनिंग वाटर एंड देन शुड बी अप्लाई। हमें हाथों को धुलने से पहले उसको पहले गीला करना चाहिए, उसके बाद सोप यूज़ करना चाहिए। हैंड शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली एंड ड्राइड विथ क्लीन टॉवल। और जो हाथ है वो क्लीन टॉवल में उसको पोंछना चाहिए। सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए हमारे हाथों में, सैनिटाइज़र्स का। शावरिंग आफ्टर एन एथलेटिक इवेंट, अगर आप कहीं दौड़ भाग वाली जगह पे गए हैं, जैसे अगर आप कोई एथलेटिक इवेंट है वहाँ से आके तुरंत नहाना चाहिए, शावरिंग लेनी चाहिए। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स एंड लाइक टॉवल, रेज़र, क्लॉथ। अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है। और वॉशिंग द एथलेटिक क्लॉथ्स आफ्टर एवरी सिंगल यूज़। और जो एथलेटिक क्लॉथ्स होती हैं, जो रनिंग वाले हो गए कपड़े, तो इनको एक बार यूज़ करने के बाद धुलना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर watching this video. Take care. Bye.